गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आभा त्रिपाठी आप लोग के लिए लेके आई हूँ हिंदी की कोर्स बी की जो पुस्तक है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी। आज हम लोग यशपाल जी की जीवनी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यशपाल जी के जीवन के विषय में पढ़ने से पूर्व हम आपको बता दें कि कोई भी कंफ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हिंदी में जो है कोर्स बी जो हमारे वहाँ चलती है, प्रचलित जो पुस्तक चलती है उसकी पुस्तिका का नाम है कोर्स ए और कोर्स बी में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो आपको कोर्स बी की पुस्तिका जो है वो खरीदनी है। इसमें कौन कौन से कोर्स बी में कौन कौन सी पुस्तिकाएं हैं? पहला है स्पर्श भाग 1, बुक का नाम है स्पर्श भाग 1। दूसरा है संचयन भाग 1 और तीसरी पुस्तक है जिसका नाम है व्याकरण दिग्दर्शिका। आप ध्यान रखिएगा, स्पर्श भाग 1, स्पर्श संचयन भाग 1 और व्याकरण दिग्दर्शिका। बहुत से कंफ्यूजन इसी बात में हो जाता है कि बच्चे जो है कोर्स बी की जगह कोर्स ए की पुस्तक खरीद लेते हैं और सालों साल जो है ये कंफ्यूजन बना रहता है कि हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में कोर्स ए की पुस्तक है या कोर्स बी की। आप ये ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में आपको कोर्स बी पढ़ना है, कोर्स बी की पुस्तक आपको खरीदनी है। आइए हम सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी क्लास में धूल नामक पाठ जो है वह पढ़ चुके हैं। धूल नामक पाठ हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। धूल नामक पाठ पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर है उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, तो उसको आप एक बार रिवाइज ऐसे ही कर लीजिएगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम में वो लेसन आने वाला नहीं है। अब हम लोग जो हमारा गद्य खंड का पहला लेसन धूल है, गद्य खंड का जो दूसरा लेसन है, दूसरे लेसन का नाम है दुख का अधिकार। पाठ का नाम है दुख का अधिकार। सबसे पहले हम लोग दुख का अधिकार इस लेसन को पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम हम जीवनी पढ़ते हैं। इसके जो रचनाकार हैं, लेखक की जीवनी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इस लेसन का अध्ययन करेंगे। आइए आप भी हमारे साथ जो है ज्वाइन करिए। यशपाल जी की जीवनी, इनका जन्म इनका जो समय है, इनका काल खंड जो है 1903 से लेकर के 1976 जो है वो माना जाता है। आइए हम इनके जीवन के विषय में अध्ययन करते हैं। यशपाल जी का जन्म बुक में आपके दिया हुआ है, बुक से आप देख करके एक बार पुनः इसको पढ़ सकते हैं। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1903 में। आप लोग पेंसिल से मार्क कर लीजिएगा या रफ कॉपी अपने पास हमेशा रखिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट डेट होती है, उनकी रचनाएं होती हैं, उसके जीवन से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उन महत्वपूर्ण बातों को आप रफ कॉपी में लिख लेंगे। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था, 1903 में। इन्होंने आरंभिक मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, बेसिक एजुकेशन होता है, इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय मतलब जो वहाँ का लोकल स्कूल था फिरोजपुर का, वहाँ के विषय में बताते हैं कि इनका जो आरंभिक शिक्षा है स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन इनका जो हुआ था वो लाहौर में हुआ था। लाहौर में इन्होंने शिक्षा अध्ययन की थी, जो उच्चतर शिक्षा थी इन्होंने लाहौर में प्राप्त की थी। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी, यशपाल जी जो थे जब वो विद्यार्थी थे, जब पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, उस समय ही क्रांतिकारी गतिविधियों में, क्रांतिकारी मतलब देश को आज़ादी दिलाने में जो भी, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी लोग थे, तो उन्हीं के साथ ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों में कैसे देश को आज़ादी दिलाई जाए, कैसे जो अंग्रेजों का जो दबदबा है, कैसे उनका साम्राज्य जड़ से उखाड़ फेंका जाए, इसमें एक राइटर की भूमिका, एक लेखक की भांति, एक युवा की भांति वह अपना योगदान दे रहे थे।
तो यह विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी कार्यों में जो है वो जुड़े हुए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। हमने आपको बताया कि यशपाल जी जो थे वह युवा अवस्था में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त थे, क्रांतिकारी गतिविधियों में अपना योगदान देते थे। तो इनके और भी जो मित्र थे, मित्रों के साथ मिलकर के भगत सिंह इन लोगों के साथ मिलकर के देश को आज़ाद कराने में अपना जो है भूमिका वो अदा कर रहे थे, वह अपना योगदान दे रहे थे। अब बात आती है इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, कौन कौन सी इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। इनकी प्रमुख, चूँकि देश को आज़ादी दिलाने में इनकी भूमिका रही है, सक्रिय भूमिका, केवल भूमिका नहीं सक्रिय भूमिका रही है इनकी। सो इनकी जो रचना है वह है देशद्रोही। देशद्रोही बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इस रचना को एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि देशद्रोही रचना किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए देशद्रोही रचना जो है वह यशपाल जी की है। पार्टी कामरेड, क्या नाम है, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, झूठा सच, मेरी तेरी, इनके रचना का नाम है मेरी तेरी, उसकी बात। ये सभी जो है, ये सभी जितनी कृतियाँ बताई, ये सभी जो है यह उपन्यास है, उपन्यास विधा में लिखी हुई ये इनकी कृतियाँ हैं। ज्ञानदान, इन्होंने कहानी संग्रह भी, कहानी भी लेखन भी किया है। सो इसमें ज्ञानदान, ज्ञान का दान करना, ज्ञानदान। तर्क का तूफान, इनकी रचना का नाम है तर्क का तूफान। पिजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी इनके कहानी संग्रह है। इससे पहले हम लोगों ने झूठा सच, ये इनके उपन्यास रचना थी, और यह सब ज्ञानदान, ये सभी इनकी कहानी संग्रह हैं। और सिंहावलोकन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है यशपाल जी की सिंहावलोकन। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंहावलोकन, दो प्रश्न बनते हैं, एक सिंहावलोकन किस विधा की रचना है, पहली बात, और दूसरी कि यह रचना किसकी है। सो सिंहावलोकन यह जो है आत्मकथा, यह आत्मकथा विधा में लिखी गई रचना है और इसके रचनाकार का नाम है यशपाल। सो आई होप रचना के विषय में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? मेरी तेरी उसकी बात नामक रचना के लिए। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो रचना है, रचना को पढ़ने जो भी पाठक पढ़ता है तो उसमें एक अलग सी अनुभूति, एक अलग सा आनंद की प्राप्ति होती है पाठक वर्ग को। मतलब आप कोई भी कहानी पढ़ेंगे, ऐसा कोई उबाऊ कहानी नहीं होती है, हर कहानी जो है वो रुचिकर होती है, सरस होती है, पढ़ने पर पाठक को मज़ा आता है, पर सुनने में अच्छा लगता है। इनकी जो कहानियों का जो मुख्य विषय है, वह मुख्य विषय क्या है? वर्ग संघर्ष। चाहे वो जाति के नाम पे वर्ग संघर्ष हो या अमीर निर्धन, अमीर गरीब के नाम पे संघर्ष हो, संघर्ष का विषय कुछ भी हो सकता है। सो वर्ग संघर्ष को लेकर के पहली बात मनोविश्लेषण और पैनी व्यंग इनकी कहानियों की विशेषता है। क्या कहते हैं कि मनोविश्लेषण और पैनी व्यंग कर, पैनी मतलब तीक्ष्ण, पैना का मतलब होता है कि धारदार, कि जिसे चोट लगे तो वो बहुत गहरा असर करे। तो पैनी, जब कोई चीज़ पैनी होती है मतलब बहुत अच्छे से शार्प की हुई होती है, तो जब हम उससे लिखते हैं, उसे धनुष चलाते, तीर चलाते, तो उससे बहुत गहरा असर देता है। तो इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं जो हैं वो व्यंग करने में, समाज में जो भी असमानता है, समाज में जो भी वैमनस्य है, समाज में जो भी भेदभाव है, उस पर इन्होंने तीक्ष्ण जो है वह
व्यंग किया है, समाज को एक अपने लेख के माध्यम से एक आईना दिखाया है कि देखिए जो ये चीज़ें चल रही हैं ये सब सही नहीं है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो यह इनकी कहानियों की विशेषता है कि लोगों के जीवन की जुड़ी हुई समस्याओं को वो एक अच्छा स्थान प्रदान करते हैं ताकि लोग उनकी कहानियों को समझ सकें। समाज में जो भी वर्ग भेद है वो वर्ग भेद मिट सके, समाज में एक साम्यता स्थापित हो सके, समाज में किसी तरह का जाति धर्म के नाम पर विभेद ना हो, कोई धनी निर्धन के नाम पर विभेद ना हो, कोई छोटा बड़ा के नाम पे किसी प्रकार का इस तरह से वर्ग संघर्ष ना हो, ईर्ष्या द्वेष की भावना जो है आपस में ना हो। यशपाल यह उनकी जो भावना है, उनकी जो रचना कहानियों में स्पष्ट रूप से पता चलता है। यशपाल यह मानते रहे हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। यशपाल जी की जो सोच है, विचारधारा है, उनका कथन है, वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि देश तरक्की करे, उन्नति करे, आगे बढ़े, तो इसका एक ही मार्ग है, एक ही पथ है, एक ही रास्ता है। क्या? सामाजिक समानता, सबको इक्वल कर दिया जाए, बिना किसी भेदभाव के सबको समान समझा जाए, सबको जो भी आवश्यक सामग्री है वो सब समान रूप से प्रोवाइड की जाए। एजुकेशन में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जॉब में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, समाज में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, अपनी प्रतिभा का जो है प्रतिभा को दिखाने का, प्रतिभा को निखारने का सबको समान अवसर मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। पहली बात बताया कि अगर आप चाहते हो समाज तरक्की करे तो सबसे पहले सामाजिक समानता, समाज में सब कोई एक समान हो, और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। आर्थिक समानता मतलब कि कम से कम हर व्यक्ति की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं पूर्ण हो सके, उनके लिए आवश्यक सामग्री उनको उपलब्ध कराई जाए। यशपाल ने अपनी रचना में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया। इन्होंने जो अपनी रचनाएं रची उसमें हिंदी के शब्द प्रयोग किए, अंग्रेजी के शब्द प्रयोग किए, और जो है उर्दू के शब्दों का बेहिचक, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के बेहिचक इन्होंने इन सब शब्दों का जो है वह प्रयोग किया। लास्ट पैराग्राफ आप देखिए इनकी रचना के विषय में। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वास, समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, ऊंच नीच का जो भेद है, गरीब निर्धन के नाम पे जो भेदभाव है, उसको बेनकाब करते हुए यह बताती है कि जो उनकी कहानी, जो आपको पढ़ना है, आपके जो सिलेबस में दी हुई कहानी है, कहानी का नाम है दुख का अधिकार। इस दुख के अधिकार में क्या बताया गया है कि समाज में जो किस प्रकार ऊंच नीच, दुख का अधिकार सबको नहीं मिलता। जब हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे तब इसमें क्लियर होगा क्या है इसमें, लेकिन हम आपको शॉर्ट रूप में बता सकते हैं, संक्षिप्त रूप में बताते हैं कि इसमें क्या बताया गया है कि समाज में किस प्रकार भेदभाव है और इस भेदभाव के कारण कौन कौन सी समस्याएं जो जन्म लेती हैं और लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कहानी धनी लोगों की अमानवीयता, समाज में किस प्रकार धनी वर्ग जो है गरीबों का किस प्रकार शोषण करते हैं, किस तरह उनके साथ अमानवीय क्रूर व्यवहार करते हैं। सबकी बात नहीं है लेकिन कुछ लोगों की बात है कि जो इस तरह से लोगों का शोषण करते हैं। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है, कहते हैं कि दुख, किसी के ऊपर भी दुख पड़ता है तो दुख व्यक्ति को तोड़ता है, हर व्यक्ति के सामने दुख की समस्या आती रहती है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अगर कोई दुख पड़े तो दुख को कम से कम वह दुख को मना सके, उसको भी इतना अवसर मिले कि कम से कम अपने हृदय की पीड़ा को लोगों के सामने रख सके, कम से कम अपने लिए उस दर्द का अनुभव कर सके। दुख के क्षण में समानता होने को सब अवसर चाहते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग, अभागे मतलब भाग्यहीन, समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें दुख मनाने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता, इसलिए उन्हें भाग्यहीन कहा गया है, अभागा कहा गया है कि उनको अवसर नहीं मिलता कि अपने जीवन में दुख को मना सके।
जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार होता है और ना ही उनको अवकाश मिलता है। यशपाल जी ने कहा कि दुख मनाने का जीवन में अवसर सबको प्राप्त नहीं होता। वो जीवन में कुछ लोग भाग्यवान होते हैं जिन्हें जीवन में दुख मनाने का, दुख को अनुभव करने का, अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने का सब सुअवसर बहुत कम लोगों को या विरले लोगों को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह यशपाल जी द्वारा जीवनी है। आप लोग कॉपी में इसको जीवनी को जो है कॉपी में लेसन 1 धूल आप छोड़ दीजिएगा, उस पर आधारित क्वेश्चन आंसर मत लिखिएगा। लेकिन जो पहला लेसन यानी सेकंड लेसन जो इसको आप पहला लेसन मान करके यशपाल जी की जीवनी जो पूरी यहाँ तक दिया हुआ है बेहिचक प्रयोग किया गया है तक 1 2 3 3rd पैराग्राफ तक आप पूरा इसको कॉपी में ध्यान से देख करके कॉपी में इसको लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इनका जन्म के विषय में, इनकी रचनाओं के विषय में, इनकी सक्रिय भूमिका के विषय में, इनको कौन सा सम्मान दिया गया है, ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में लिख करके कार्य, सुंदर हैंडराइटिंग में लिख करके कार्य पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे का जो है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे का मतलब कि जैसे ये जो दुख का अधिकार इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।